ओके, हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को? शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल कैन हियर मी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट? एंड बाय द वे, बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। अच्छे से मनाया होगा आप लोगों ने, मस्ती की होगी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो उस पे पेज पे आ जाते हैं फटाफट। तो आज हम टॉपिक करेंगे पोएट्री सेक्शन से। एक टॉपिक ले रहे हैं आंट जेनिफर टाइगर्स। ऑलराइट, तो आंट जेनिफर टाइगर्स जो है छोटी सी पोम है, 3 स्टैंजाज है, but it is very important. All right, it's very important and अच्छे से पढ़ेंगे। इजी पोम है लेकिन इट्स अ लिरिकल एंड सिंबॉलिक पोम। ओके, आई एम सेइंग पोम, इट्स नॉट पोयम। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वापस बता रहा हूं, इट्स नॉट पोयम, इट्स पोम। यस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर नवनीत, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एक्साइटेड टू स्टडी इंग्लिश। थैंक यू सौम्य, थैंक यू। यस, सो आप देखो क्या है कि आंट जेनिफर टाइगर्स जो है ये एक ऐसी पोम है जिसमें मैरिड लाइफ में क्या दिक्कतें आती हैं, राइट? वी हैव ऑलवेज बीन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ओके, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेल शोविनिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है? हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहे हैं और ये नहीं है कि हमारी इंडिया में ऐसा है, ये हर एक सभ्यता में, हर सिविलाइजेशन में, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में यही रहा है। पुरुष प्रधान समाज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, राइट? तो हम पुरुष जो है वो महिलाओं को कमतर समझते हैं, राइट? और फेमिनिज्म का नाम लेते ही पुरुषों में एक अग्रेशन आ जाता है, ठीक है? ऐसा लगता है कि वी आर सुपीरियर एंड द फीमेल्स आर इंफीरियर टू अस। हमें ये जरूर बताया गया है, हमारे वेदों में ये जरूर सिस्टम था कि पुरुष कमाने के लिए बाहर जाएंगे और महिलाएं घर संभालेंगी, लेकिन उसके पीछे एंटी फेमिनिज्म कुछ भी नहीं था हमारे ग्रंथों में, राइट? हमारे यह सिस्टम ये इसलिए फॉलो होता था बिकॉज फीमेल्स हैव एन इनबोर्न क्वालिटी ऑफ बीइंग एस्थेटिक। उनका एस्थेटिक सेंस, सब कुछ बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखना और मल्टीटास्किंग की एबिलिटी इज फार ग्रेटर देन मेल्स। इसीलिए पुरुषों को सिर्फ एक तरफ फोकस करने के लिए कहा जाता है, भैया आप कमाई करो, फिजिकली आप ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, आप कमाई करो, बट देन मेंटली एज वेल एज फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर फीमेल्स है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ये रहा है कि हम जो है वो हम फीमेल्स को, है ना, उनको इंफीरियर मानते हैं। हम मानते हैं कि मेल्स ज्यादा सुपीरियर हैं, राइट? और
इसी के चलते मैरिड लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है फीमेल्स को, स्पेशली फीमेल्स को। हम कहते जरूर हैं कि हम इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, लेकिन आज भी मॉडर्न सोसाइटी में इक्वालिटी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जिस लेवल तक होनी चाहिए, राइट। हम गर्ल्स को आज भी उतनी फ्रीडम नहीं देते हैं। मैं बाहर के देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश की बात करता हूं यार, एंड दैट इज वेरी 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 सैड टू सी, राइट। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार इतनी महिलाएं होती हैं, लेकिन जो डेटा है वो कम इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट नहीं होती है ना, रिपोर्ट नहीं की जाती है पुलिस में कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और वो इसलिए लोक लाज, राइट। जमाना क्या कहेगा, व्हाट विल द अदर्स थिंक अबाउट आवर फैमिली, राइट, व्हाट विल हैपन टू आवर फैमिलीज रेपुटेशन, इट विल बी टार्निश्ड। दिस ऑल नॉनसेंस हैज केप्ट women from actually going to the police or the authorities and complaining against the domestic violence that they are facing. Okay, that is very unfortunate. This poem is a mockery, right, at such a system, right. इसमें आंट जेनिफर नाम की एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही जैसे कहते हैं कि अपने हस्बैंड के अत्याचारों का शिकार हो चुकी है, फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड है, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, ऑपरेशन इतना ज्यादा वो सहन कर चुकी हैं कि फिजिकली कमजोर पड़ गई हैं, राइट। और वो अपनी आजादी को इस कदर हासिल करना चाहती हैं कि वो एक पैनल में एम्ब्रॉयडरी करके क्या बना रही हैं, एक चित्र बना रही हैं जिसमें वो हरे भरे जंगल में टाइगर्स बनाती हैं। ओके, why tigers and why the scenery of jungle? Because jungle is a free place to live in, and tigers are the symbols of ferociousness, aggression, boldness, clarity of purpose, confidence, right? They are fearless, they are free, they rule the jungle. और इसीलिए टाइगर्स बनाती हैं वो अपनी उस डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए जो वो एक्चुअली पूरी नहीं कर पा रही है, आजाद रहने की उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए वो टाइगर्स बनाती हैं, और टाइगर्स बना के वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। हम इस पोएम में क्या पढ़ेंगे, हम इस पोएम में एक्चुअली पढ़ेंगे किस तरह से पैट्रियार्की जो है, पैट्रियार्की क्या होती है, पुरुष प्रधान समाज, ठीक है। पैट्रियार्की किस कदर मलिशियस होती है, इविल होती है, राइट। उसके इविल्स पढ़ेंगे, किस तरह टॉर्चर होता है वेडिंग बॉन्ड में, है ना, जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, उनमें किस तरह से, है ना, टॉर्चर फीमेल पार्टनर को सहन करना पड़ता है, राइट। और वो एक ऑब्जेक्ट की तरह, देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि एक ऑब्जेक्ट की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, इंसान की तरह नहीं। दिस इज एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन, स्टार्क ग्लेयरिंग डिस्क्रिमिनेशन, जो कि किसी भी लेवल पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सो वेडिंग्स आर गेटिंग टॉर्चरस, ओके, दिस वेडिंग बॉन्ड डोमिनेंस सिर्फ शरीर पे नहीं, माइंड पे भी, और वो और ज्यादा, है ना, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। हम देखेंगे ये जो पोएम है, इमेजिनरी वर्ड्स इस पे बहुत सारे यूज किए गए हैं, बहुत सारा एक ना सिंबॉलिक पोएम है, लिरिकल पोएम है, सिंबल्स बहुत यूज किए गए हैं, ओके। तो इमेजिनरी वर्ल्ड में ऐसे लोग जीने लग जाते हैं जिनको हकीकत में आजादी नहीं मिल पाती है। सो इट इज दी, इमेजिनरी वर्ल्ड इज द ओनली प्लेस टू बी फ्री, एंड आर्ट इज द लास्ट रिसोर्ट। उस फ्रीडम को एक्सप्रेस कैसे करें, उन डिजायर्स को एक्सप्रेस कैसे करें, आर्ट के थ्रू, ठीक है। आर्ट इज साइलेंटली गैरलेस, ओके। गैरलेस कौन होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता हो। तो आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जो चुपचाप रह के बहुत हल्ला मचा सकता है, राइट। और यही काम इस पोएम की जो हमारी सेंट्रल कैरेक्टर है आंट जेनिफर, वो करती हैं। उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं पोएट जो है उनपे, एंड नो सरप्राइजेस, ये पोएम लिखने वाली जो पोएट है वो भी फीमेल है, एड्रियन रिच। The pronunciation is Adrienne Rich. Okay, Adrienne Rich was born in US, okay, Maryland, and she was a poet, she was an author, she was scholar and critic. Okay, she was addressed many of the problems of plaguing humanity. कहां इंसानियत खत्म हो रही है,
है ना, वो उन मुद्दों को बहुत ज्यादा अच्छे से उठाने में, है ना, महारथी थी, राइट। नेशनल बुक अवार्ड और बोलिंजन प्राइज इनको नवाजा गया था 2003 में, राइट। एंड वेरी क्विकली लेट्स मूव टू द पोएम इटसेल्फ। हम देखते हैं थीम क्या है, फेमिनिज्म की थीम है, राइट। थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा है यार, वॉइस अ लिटिल बिट यू हैव टू एडजस्ट, ओके, अ लिटिल बिट एडजस्ट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, ओके। ऑलराइट, सो पोएम जो है वो बेसिकली फेमिनिस्टिक जो पोएम है वो है ये, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हाईलाइट क्या है, फेमिनिज्म, है ना, एंड द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ मेल डोमिनेंस, किस तरह से गलत तरीके से मेल डोमिनेंस यूज किया जाता है, ओके, कितने गलत तरीके से पुरुष जो है वो महिलाओं को टॉर्चर करते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं, राइट। आप सिर्फ शादी करके घर संभाल लें, है ना, चूल्हा बर्तन ये करने, झाड़ू पोछा करने, बच्चे पैदा करने का एक साधन है, सिर्फ उनका पालन पोषण करने का एक साधन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है। Actually, females are far greater than males. रीजन ये है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मल्टीटास्किंग। बॉस, अगर आप मेल्स को कहते हो घर पे रह के पूरा काम कर लें, उनकी हालत खराब हो जाएगी, एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। हम अपनी मम्मियों को देखते हैं यार, गजब की मल्टीटास्किंग करती हैं, एंड दे आर नॉट पेड फॉर इट, ओके, दे आर नॉट पेड फॉर इट इन एनी वे। हम ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखाते हैं कई बार, तो यार इतना कुछ अरेंज करके रखते हैं मदर्स हमारे लिए, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मदर, इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्स, लेकिन वी डू नॉट शो आवर ग्रेटिट्यूड टू देम, ऑलराइट। तो ये बहुत गलत चीज है, यही मेल डोमिनेंस का साइन है। देन मेल शोविनिज्म, देखो मेल शोविनिज्म क्या होता है, मेल डोमिनेंस। शोविनिज्म हमने लिंग्विस्टिक शोविनिज्म पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था द लास्ट लेसन, ओके, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें एक लैंग्वेज को सुपीरियर मान के दूसरे पे थोप दिया जाता है। एग्जैक्टली यही होता है यहां मेल डोमिनेंस, है ना, फीमेल्स पे मेल को सुपीरियर मान के अपनी इच्छाएं उन पे थोप दी जाती हैं और उनको कन्फाइन कर दिया जाता है, which is wrong. Then we also see victimization of women by their husbands, which is starkly highlighted in this poem. ठीक है, किस तरह से विक्टिम बना दिया जाता है, उनके रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए जाते हैं आजादी के, है ना। There is no liberty and constant oppression is the worst nemesis of most of the married women across all civilizations. It's not just about India. It is not just about India. Discrimination अगर आप कहें developed nations में नहीं है, I can't buy that. Okay? Developed nations में भी discrimination बहुत है, बहुत है। आप चाइना को देख लो यार, फार फार मोर डेवलप्ड, लेकिन कितना डिस्क्रिमिनेशन है यार वहां पे, कितना वहां पे अथॉरिटेटिव रूल है ना, हर चीज में, हर मायने में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सो देयर इज नो लिबर्टी एंड कांस्टेंट ऑपरेशन, जो इंसान को मानसिक रूप से और ज्यादा त्रस्त कर देता है, राइट। एंड व्हाट हैपेंस इज दिस थिंग एक्चुअली फोर्सेस द प्रोटैगनिस्ट टू क्रिएट फॉर हरसेल्फ एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड थ्रू आर्ट के थ्रू, है ना। इस हमारी पोएम में जो आन जेनिफर है, वो आर्ट के थ्रू अपना एक लिबर्टी का रास्ता ढूंढती है। एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है, इमेजिनरी ऑल्टरनेट वर्ल्ड है, ठीक है, और आजाद रहने का, है ना, सुख वो सिर्फ कल्पनाओं में ले पाती हैं। ये दरवाजा बस कल्पनाओं में उनको दिखता है कि मैं कहीं, है ना, आजाद होके इस दरवाजे से बाहर जा सकती हूँ। इन रियलिटी it is not at all possible for her. Her husband is too domineering and he does not allow her to enjoy the basic right of freedom. Okay? And that is why बहुत बुरी हालत हो जाती है फिर उनकी। Alright? हम फटाफट देखते हैं कि इस स्टोरी, इस पोएम की समरी क्या है। It's a feminist poem in which the male world is criticized for being too brutal and dominating towards Aunt Jennifer. ऑन जेनिफर के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उनकी बहुत, जिसे कहते हैं कि कटाक्षपूर्ण, है ना, बहुत भर्त्सना की गई है, उसकी नेगेटिविटी को क्रिटिसाइज किया गया है। शी रिसॉर्ट्स टू एन इमेजिनरी वर्ल्ड थ्रू हर आर्ट।
शी निट्स अ पैनल ऑफ टाइगर्स फ्रॉलिकिंग, फ्रॉलिक का मतलब होता है उछल कूद करना, डांस करना, नाचना, इधर उधर खेलना, एंड ऑलमोस्ट द सेम इज प्रांसिंग। ठीक है, एक वर्ड हम देखेंगे, द टाइगर्स आर प्रांसिंग। प्रांस का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक डांस, जिसमें जानवर अपने ऊपर के है ना आगे वाले जो उसके फोर लिम्स होते हैं वो आगे करके है ना डांस करता है, उस तरह का एक एक्सप्रेशन है, सो दैट इज प्रांसिंग। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर डांसिंग, तो वो अपनी खुशी का, अपनी एक्साइटमेंट का इजहार करते हैं, उसे हम प्रांसिंग कहते हैं। सो द टाइगर्स आर इन दैट पैनल आर शोन टू बी फ्रॉलिकिंग, प्रांसिंग इन अ फ्री मैनर इन अ जंगल। ठीक है, बैकग्राउंड जंगल का है, इन जंगल विच सिंबलाइजेस वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। Okay, and then the tigers are the symbol of freedom, liberty, elegance and certainty. Elegance यानी बड़ा रुतबा, बहुत ही है ना शानदार, बहुत ही गरिमामय तरीके से है ना, बड़े रौबदार तरीके से वो टाइगर्स मूव करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट में बताया गया है। आंट जेनिफर घबराई हुई, सहमी हुई, है ना, कांपती हुई सी रहती हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज में एलिगेंस नहीं है, उनके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन टाइगर्स को वो ऐसा दिखाती हैं, ब्राइट येलो कलर के। ये सारी वही चीजें हैं जो उनकी लाइफ में एक्चुअल में है नहीं। ओके, और वो हासिल करना चाहती हैं, वो ऐसा बनना चाहती हैं, वो खूबसूरत दिखना चाहती हैं, वो स्मार्ट दिखना चाहती हैं। ओके, बोर्ड्स विल बी पोस्टपोन्ड। I don't think so, sir. Look at that every now and then we have doubts. Okay, your doubts are most welcome, yeah. I'll try my best to address your doubts. Right. So तब देखो क्या है कि एलिगेंस और सर्टेनिटी, फ्रीडम, लिबर्टी है ना सिंबलाइज करते हैं ये टाइगर्स, एंड दे एंजॉय। एक्चुअली ये वही चीजें हैं जो मेल्स एंजॉय करते हैं हमारी सोसाइटी में। मेल्स फ्री है, फ्रीडम एंजॉय करते हैं, डोमिनेंस एंजॉय करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं, और यही चीज यहां टाइगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है। राइट, एंड स्लेवरी, ओके, स्लेवरी is implied and understood in the sad portrayal of Aunt Jennifer's character. Aunt Jennifer का जो कैरेक्टर है वो बड़ा है ना सैड सा दिखाया गया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड दिखाया गया है, ऑप्रेस्ड दिखाया गया है। राइट, और इन्हीं चीजों के थ्रू ये बताया गया है कि किस तरह से लाइफ एक मैरिड वुमन की बहुत बुरी हो जाती है, स्पेशली मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। ओके, लेट्स लुक एट the second part of the summary. Now she is so terrified and physically tortured that she cannot even pull out an ivory needle through soft wool. देखो आयरनी है, इतनी आयरनी है ना, विडंबना देखो, उनके शारीरिक हालत उनकी ऐसी हो गई है कि आइवरी जो होता है यानी हाथी दांत से बनी हुई नीडल है, बहुत ही सॉफ्ट, और एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से उनको वो नीडल निकालनी है, वो बना रही है, टाइगर बना रही है। तो वो टाइगर बनाते वक्त बहुत ही सॉफ्ट सी नीडल भी बहुत ही सॉफ्ट से मटेरियल से खींच के निकाल नहीं पा रही हैं, उसमें उनको दिक्कत आ रही है, उनकी उंगलियां फड़फड़ा रही है, बिकॉज शी हैज बीन so much tortured physically. She had to take care of all the household chores, she has to carry all the errands, okay, run petty errands, and she has to work all throughout the day, which is why she does not get to rest, she does not get to spend time for herself, और वो क्या हो रही है, फिजिकली टॉर्चर्ड हो रही है, जिसकी वजह से देखो है ना बहुत ही नर्व से ऊनी मटेरियल से भी वो नीडल नहीं निकाल पा रही है, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड क्या, अंकल का वेडिंग बैंड यानी जो उनकी वो रिंग है, ठीक है, जो वेडिंग रिंग है, तो ये फॉरेन कल्चर में वो मंगलसूत्र वगैरह तो होंगे नहीं, राइट, तो यहाँ वो वेडिंग रिंग है ना, वो शादी का प्रतीक है, चूड़ियां ये पहनते नहीं, वेडिंग है ना सिंबल ऑफ सुहाग। सो अंकल्स वेडिंग बैंड जो है, जो उन्होंने अंगूठी पहन रखी है, इट इज वेरी लाइट इन वेट, but still it is described to have a burden like impact on the poor lady. देखो बहुत बड़ी आयरनी है, क्या आयरनी है कि एक हल्की सी, एक छोटी सी है ना एक रिंग है, वेडिंग रिंग है, और उसका भार बहुत मैसिव बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भार मानसिक है, उस
शादी के बंधन का भार, इतनी हल्की सी उस रिंग का भार इतना भयंकर लग रहा है उनको कि वो अपने हाथों को आजाद नहीं कर पा रही हैं, जो इच्छा वो नहीं कर पा रही हैं, जो मर्जी वो नहीं कर पा रही हैं। द टाइगर्स अब होता गया इवन डेथ। अब एक सिचुएशन ऐसी भी बताई गई है लास्ट स्टेंजा में, जहां बताया गया है कि अगर वो मर भी जाएंगे ना तो भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उनकी आत्मा जरूर शरीर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन उनका शरीर अभी भी उस शादी के बंधन के प्रतीक, उस रिंग से है ना बंधा हुआ रहेगा। यानी कि देखो ट्रेजेडी इस औरत के साथ, मरने के बाद भी ये मुक्त नहीं हो पाएगी। और इनका पति द क्रूअल अंकल, ठीक है, उनका उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इफ ऑन जेनिफर इज डेड, सो इवन डेथ कैन नॉट लिबरेट हर फ्रॉम दिस कंफाइनमेंट एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ। तो इन चीजों को कोई नहीं बदल पा रहा है, ठीक है। और इस कुंठा से, है ना, इस जोर जबरदस्ती की चार दीवारी से उनको कोई नहीं निकाल पाएगा। इवन की मृत्यु भी उनको कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगी। द टाइगर्स नाउ, अब लास्ट स्टैंजा में टाइगर जो है वो मेल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले वो रिप्रेजेंट करते हैं शुरुआत में आंट जेनिफर के आजादी की डिजायर को, और फिर हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा में वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही कैरलेस, बहुत ही इनडिफरेंट मेल सोसाइटी को, ठीक है। सो they actually represent the male authority and remains undeterred। अनडेटर्ड यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल बेशर्म बेपरवाह होके, है ना, वो टाइगर्स वैसे ही चल रहे हैं उस फ्रेम में जैसे आंट जेनिफर ने बनाया था। कहने का अर्थ ये है कि आंट जेनिफर के मरने के बाद वो मेल, उनका जो हस्बैंड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सिर्फ आंट जेनिफर की बात नहीं है, ज्यादातर सोसाइटीज में यही देखने को मिलता है, राइट। वी नेवर क्वेश्चन अ विडोवर getting married to another woman, but we always raise our eyebrows when it comes to getting a widow remarried, right। हालांकि आजकल ये एक्सेप्ट किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, लेकिन आज भी इसे एक टैबू माना जाता है। एक विधवा की पुनः शादी, पुनः विवाह उसका कैसे कर दिया जाए, ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट अभी भी चला आ रहा है, राइट। Now, I would appreciate if you people can stop these personal chats. Okay, please do not indulge in personal chats because you people are busy. You people are busy in chatting. So this is I'm actually not able to fulfill the purpose of this class. Okay, so please do not indulge in personal chats. My request। ओके, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का बहुत बड़ा ये एक हम कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है कि मरने के बाद फीमेल पार्टनर मर जाए तो भी मेल पार्टनर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। द टाइगर्स कंटिन्यू टू प्रांस फ्रीली एंड रोम अक्रॉस द स्क्रीन, इंडिकेटिंग द कोल्ड एंड इंडिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द डेथ ऑफ द फीमेल्स इन द फैमिली। बहुत ही कोल्ड, बहुत ही, है ना, बिल्कुल तटस्थ सा, बिल्कुल कोई फीलिंग ही नहीं है, ऐसा अप्रोच अपना लेते हैं मेल्स। And they symbolize arrogance and fearlessness of any social or wait. Okay, so they symbolize arrogance and fearlessness of any social or gender based conflicts, ठीक है। तो वो बिल्कुल इस चीज के प्रति fearless है, राइट। वो टाइगर्स लास्ट स्टैंजा में fearless घूम रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है आंट जेनिफर मर गई है, शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उस अत्याचार को सहन करते करते वो खत्म हो गए, इस बात की कोई, है ना, कोई फिक्र नहीं है, इस बात का कोई उनको मलाल नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ ये बताया जा रहा है कि कितनी इनडिफरेंट सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी, राइट। ओके, फटाफट अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। ओके, फटाफट एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हम वो देख लेते हैं। सप्रेशन एंड ऑपरेशन। स्वाति, गुड क्वेश्चन। Actually, these are synonymously used. Okay, these are synonymously used, right? And they actually
have the same meaning. Okay, almost the same meaning. They are synonymously used. You suppress somebody, you oppress somebody, right? It is used synonymously. Okay, word अलग use कर लिया हमने. Okay, so let's look at the first stanza. All right. तो द फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइंस का ये इसमें सारे स्टैंजास जो हैं वो 4 लाइन के हैं. राइमिंग स्कीम देख लीजिए, स्क्रीन, ग्रीन, प्री, सर्टेनिटी. ठीक है, तो ए बी बी ये राइम स्कीम चलती रहेगी. राइमिंग स्कीम यही चलती रहेगी. ठीक है, ये राइम स्कीम चेंज नहीं होगी यहाँ पे. ऑलराइट, so let's look at this. Just give me a moment. Okay, just give me a moment. Just give me a moment. यस, सॉरी. ऑलराइट, तो आप देखो क्या है, आंट जेनिफर जो है वो उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है. ठीक है, और हम फर्स्ट स्टैंजा को समझते हैं कि क्या कर रहे हैं. आंट जेनिफर के बारे में क्या बताया गया है. तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. राइट, स्क्रीन यानी यहाँ पे एक फ्रेम है. ठीक है, एक टेपेस्ट्री है जिसपे फ्रेम बनाया गया है, जो कसीदा निकाला गया है, एम्ब्रॉयडरी की गई है. ठीक है, तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. देखो मैंने बताया था प्रांस जो है, सॉरी, प्रांस जो है, प्रांस, तो उसका मतलब क्या है. डांसिंग का मतलब है यहाँ पे काइंड ऑफ मूवमेंट. ठीक है, डांस के जैसा मूवमेंट करना. दिया हुआ है मूव क्विकली विद एग्जैजरेटेड स्टेप्स. बहुत ही एग्जैजरेटेड स्टेप्स लेके मूव करना. ठीक है, जब जानवर चौपाया, ठीक है, 4 लिम्ड एनिमल्स जब एक्साइटेड होते हैं तो वो ऐसा, घोड़े अक्सर प्रांस करते हैं. एग्जांपल याद रखना, when a horse dances it is called prancing. ठीक है, ये याद रखिएगा. So the Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. ब्राइट टोपाज, टोपाज एक तरह का जेम होता है, पुखराज कहते हैं हिंदी में, वेरी प्रीशियस जेम. ठीक है, तो टोपाज येलो कलर का होता है, येलो कलर्ड. यहाँ पे टोपाज का मतलब है येलो कलर्ड. डेनिजन्स का मतलब होता है रहने वाले, बाशिंदे, ड्वेलर्स, इनहेबिटेंट्स. ठीक है, तो ये कहां के रहने वाले लोग हैं, ये जानवर हैं. ब्राइट कलर्ड, इनकी स्किन का कलर बड़ा ब्राइट है ना, बड़ा ही गॉडी, बड़ा फ्लैशी है. ठीक है, ब्राइट टोपाज, ब्राइट येलो कलर्ड residents of a world of green. World of green is a symbolic expression of jungle, जो कि आजादी का प्रतीक है. ठीक है, यहाँ पर लिखे दिया हुआ है जंगल या फॉरेस्ट, which is a symbol of freedom. राइट, तो आंट जेनिफर के टाइगर्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही ब्राइट कलर के, ब्राइट येलो कलर के हैं. और कहां के रहने वाले हैं, जंगल के रहने वाले जानवर हैं. राइट, तो वो जंगल में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं. और वो क्या कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं. दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे आर जंपिंग, दे आर फ्रॉलिकिंग, दे आर मूविंग फ्रीली, fearlessly, right, unabashed, undeterred, without any care. Okay, now they do not fear the men. अब देखो यहाँ पे एकदम men लिखा हुआ है. They do not fear the people लिख सकते थे, they do not fear humans लिख सकते थे, लेकिन नरेटर, लेकिन पोएटिस ने क्या किया है, द मेन लिखा है. यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, ध्यान रखिएगा. द मेन स्पेसिफिकली यहाँ जेनिफर लिख रही है ना, मतलब बना रही है. ठीक है, सॉरी. तो आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही है, दिखा रही है, उस पोर्ट्रेट में दिखा रही है कि शेर इधर उधर घूम रहे हैं और दूर पेड़ों के नीचे पुरुष बैठे हैं जिनसे वो शेर नहीं डरते हैं. सो दीज
are bold tigers, they are courageous tigers, they are fearless tigers, and they are fearless, right? They are not afraid of whom? Afraid of the men who are sitting beneath the tree. वहीं उसी फ्रेम में एक पेड़ भी है जिसके नीचे कुछ पुरुष है, उन पुरुषों से आंट जेनिफर के टाइगर्स डर नहीं रहे हैं। तो पुरुष ही क्यों लिखा है? क्योंकि आंट जेनिफर खुद अपनी लाइफ में एक पुरुष से डर रही हैं, वो एक पुरुष से है ना त्रस्त हैं, वो एक पुरुष से पीड़ित हैं, और यही चीज वो पीड़ित नहीं रहना चाहती हैं, वो आजाद रहना चाहती हैं, उस आदमी से नहीं डरना चाहती हैं जो उनका पति है। इस डिजायर को वो एक्सप्रेस करती हैं इस पोर्ट्रेट में, राइट? See how sad this expression is कि आर्ट के माध्यम से उन्हें अपनी आजादी हासिल करने का सिर्फ एक है ना एक कल्पना करनी पड़ रही है उनको। तो they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek का मतलब एलिगेंट, स्टाइलिश, बड़ा रौबदार, है ना, बड़ा जिसे कहते हैं कि बड़ा है ना ठरके के साथ, बड़े ही रौब के साथ, बड़ी अदब के साथ, बड़ी एलिगेंस के साथ, एक अलग ही है ना जिसे कहते हैं कि एक अलग ही फ्लैम्बॉयंस के साथ, ठीक है। दे पेस, पेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? दे वॉक, दे मेक मूवमेंट, दे पेस इन स्लीक, शिवलरिक, शिवलरिक का मतलब वेरी वेरी ऑनरेबल, राइट? दे आर वेरी स्टाइलिश, दे आर फियरलेस। शिवलरी का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा परवाह नहीं करता हो, ठीक है। सो ऑनरेबल एंड ब्रेव, ओके, जो डरता नहीं हो, जो घबराता नहीं हो, जो भयभीत नहीं हो, जो बुजदिली नहीं दिखाता हो, ठीक है, बहादुर हो। तो दे पेस इन स्लीक, शिवलरिक, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी यहां कॉन्फिडेंस। हर एक कदम उनका जहां जहां पड़ता है शेरों का, बाघों का, वो इलाका उनका होता है। उन्हें किसी का डर नहीं है, उन्हें किसी का खौफ नहीं है, उन्हें किसी से शर्म करने की, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ये रुतबा होता है एक बाघ का, एक टाइगर का, एक शेर का जंगल में। वही चीज वो हासिल करना चाहती हैं आंट जेनिफर, लेकिन हासिल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए ऐसा दिखा रही हैं। हर वो चीज जो वो नहीं हासिल कर पा रही हैं, वो इस है ना इस फ्रेम में, राइट, वो शो करना चाहती हैं। कितने है ना सलीके से, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने बेपरवाही से, कितने रौब के साथ वो टाइगर्स मूव कर रहे हैं। उन्हें किसी की फिक्र नहीं है, क्योंकि पूरा जंगल उनका इलाका है, राइट। वो आजाद घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं पूरे कानन में, पूरे जंगल में, लेकिन आंट जेनिफर ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने घर की चार दीवारी में कैद है। यही चीज तो वो बताना चाहती है कि मैं आजाद रहना चाहती हूँ। लेट मी बी फ्री, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई हैव दिस बेसिक राइट टू बी फ्री, टू बी एट लिबर्टी, लेकिन वो नहीं हासिल कर पा रही है। चलिए देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज की गई हैं। देखो यहाँ पे एनाफोरा यूज किया गया है। एनाफोरा क्या है? मैंने बताया था, हमने फर्स्ट टर्म में पोएम्स में किया था, जब कोई लगातार दो या दो से ज्यादा लाइनें है ना एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, उसे एनाफोरा कहते हैं, काइंड ऑफ रेपिटेशन। ओके, सो दे डू नॉट, दे पेस, दे से शुरू हो रहा है, दे डू नॉट, दे पेस, ठीक है, थर्ड और फोर्थ लाइन, इसलिए इसको एनाफोरा कहा गया है। क्या कहा गया है? एनाफोरा कहा गया है। एनाफोरा क्लियर है? कम ऑन, एनाफोरा क्लियर है? Does she want to be audacious as a tiger? Yes, she wants to be, Aishwarya. She wants to be as audacious as a tiger. That's a wonderful word that you have used it, right? So, I commend you. I don't command you, I commend you. It's a commendable thing that you are doing, Aishwarya. You have used a wonderful word, audacious, audacity, himmat, है ना, courage. So she wants to be as audacious as the tigers in the frame, but she cannot be in a real life. That is the irony of her life. Okay, so ये एनाफोरा है, ठीक है, ये हम पॉइंट करेंगे। उसके बाद मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? यहाँ पे मेटाफोर किसके यूज किया, किसके लिए बताया गया? ब्राइट टोपाज, ये ब्राइट टोपाज यूज किया गया। देखो यहाँ पे बताया गया ना, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। ब्राइट टोपाज का मतलब हो गया येलो कलर्ड, ब्राइट, राइट, ब्राइट एंड yellow colored, ठीक है। So it is used to describe the bright and flashy yellow color of the tigers. उनकी चमड़ी का रंग इतना फ्लैशी, इतना चमकदार,
यानी कि चेहरे पे, उनके शरीर में एक अलग ही चमक है, ठीक है, दे आर हेल्दी। एंड ऑन जेनिफर इज इम्पोवरिश्ड, शी इज वीक, शी इज फ्रेल, फ्रेजाइल, ओके। तो वो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बुढ़ापा उन पे झलक रहा है, क्योंकि वो टॉर्चर्ड हैं। बाघ टॉर्चर्ड नहीं होते हैं, वो तो शिकार करते हैं, तो वो हेल्दी रहते हैं, चमड़ी का रंग उनका बड़ा चमकदार होता है ना, और उनपे एज इंपैक्ट डालती हुई दिखती नहीं है, जो कि ऑन जेनिफर पे दिख रही है। तो मेटाफर क्या है, ब्राइट प्रकाश यूज किया गया है, येलो, ब्राइट येलो कलर की, है ना, जो स्किन है वो बताने के लिए। उसके बाद राइम स्कीम मैंने बताया था पहले ही, AABB इसकी राइम स्कीम है। कैसे सर? स्क्रीन ग्रीन सिमिलर साउंड है, स्क्रीन ग्रीन सिमिलर साउंड है, ठीक है, एंड ट्री सर्टेनिटी, ट्री एंड सर्टेनिटी, ठीक है, बड़ी ई का जो ई को खींचा गया है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सो ये बी और ये भी यहाँ पे बी साउंड है, ठीक है, राइम स्कीम ये है। और यहाँ पे सिंबलिज्म यूज किए गए हैं। सिंबलिज्म क्या यूज किए गए हैं सर? टाइगर को यूज किया गया है एक सिंबल के रूप में, सिंबल ऑफ टेरर, फ्रीडम एंड एलिगेंस। टेरर, फ्रीडम एंड एलिगेंस, है ना, भय बरसाने वाला, डर कायम करने वाला एक जानवर। एलिगेंट, बड़ा ही रौबदार, रुतबेदार, है ना, रुतबे वाला जानवर बताया गया है। अलग ही उसकी गरिमा है, अलग ही उसका चाल ढाल है, कॉन्फिडेंटली हर कदम रखता है। एंड फ्रीडम, आजाद है, उसे कोई कुंठित नहीं कर सकता, उसे कोई कैद में नहीं रख सकता जंगल में, राइट। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन सिंबल बताया गया किसका? जंगल का, जंगल वेयर देयर इज फ्रीडम एंड फियरलेसनेस। तो ये सिंबलिज्म्स यूज किए गए हैं, राइट। वेरी क्विकली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। देखिए यहां मैंने इसको, है ना, इसको मार्क किया हुआ है। ये क्या है? ये है एलिट्रेशन, ये है एलिट्रेशन। हम कर चुके हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है बेटा जी जब दो या दो से ज्यादा आसपास रखे हुए, एक ही लाइन में आसपास रखे हुए वर्ड्स सिमिलर साउंड से स्टार्ट होते हैं, और ज्यादातर केस में वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एफ साउंड से दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब कांपना, शेक करना, है ना। तो देखो क्या है, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। तो वो जो ऊनी कपड़े में वो बना रही है टाइगर्स की, टाइगर्स का, है ना, टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो ऊनी कपड़े से, है ना, वो जो ऊन से वो सुई निकाल रही है, वो सुई निकालते वक्त उनके हाथ कांप रहे हैं। शी इज फिजिकली टॉर्चर्ड, मे बी शी इज ओल्ड एज टू, शायद उम्र हो गई है। और उम्र का हमें एग्जैक्ट, है ना, हम कयास नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिजिकली वो बहुत ज्यादा कमजोर है, टॉर्चर्ड है, ये यहां जरूर हम पता कर सकते हैं। तो ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, फ्लटरिंग यानी मूव इन एन एजिटेटेड एमलेस मैनर, शेकिंग, है ना, कांप रही है उनकी उंगलियां। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, है ना। आइवरी का मतलब समथिंग विच इज मेड ऑफ टस्क ऑफ एलिफेंट्स, हाथी दांत जो होते हैं बाहर वाले, उनसे बना हुआ, बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत फ्लैशी, तरह शाइनिंग होता है वो, ठीक है, और बहुत कीमती होता है हाथी दांत। तो किसी टस्कर, किसी एलिफेंट के हाथी दांत, है ना, उसके दांतों से बना हुआ जो बनी हुई जो सुई है, बड़ी सॉफ्ट सी नीडल है, वो भी एक सॉफ्ट नीडल, एक सॉफ्ट मटेरियल से वो, है ना, निकाल नहीं पा रही है, आर पार नहीं ले जा पा रही है, उनकी उंगलियां कांप रही है ना, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। तो यहां पे एक वर्ड यूज किया है, गौर करना, इवन, जो कि आयरनी बता रहा है, जो कि ये बता रहा है कि देखो, कमजोर, एक सॉफ्ट सा, बड़ा ही डेलिकेट सा मटेरियल और एक सॉफ्ट से मटेरियल से बनी हुई सुई, फिर भी आयरनी, ट्रेजेडी, फिर भी वो निकल नहीं पा रही आर पार, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। तो फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब यहां देखो एंजैम्बमेंट है, हम लास्ट में पढ़ेंगे यहां पे, दिस इज एंजैम्बमेंट।
एंजाममेंट, ठीक है। तो देखो क्या बताया गया है कि आंट जेनिफर की उंगलियां ऊनी कपड़े से सुई नहीं निकाल पा रही और कांप रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड क्या है, एक छोटी सी बहुत ही कम, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा भार ली हुई एक रिंग, इसका कोई भार नहीं होता है यार, है ना। हम सब रिंग्स पहनते हैं, जरूरी नहीं है एंगेजमेंट की हो या शादी की हो, हम सब रिंग्स पहनते हैं। रिंग्स का भार इतना थोड़ी होता है कि हाथ नहीं उठा पाओगे आप, है ना। कोई 5-7 टन का थोड़ी होता है, महज कुछ मिलीग्राम का होता है। लेकिन बताया क्या गया है, अब यहां पे देखो एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन है, एग्जैजरेटेड, अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्ति की गई है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल ने जो वेडिंग बैंड पहनाया था आंट जेनिफर से शादी करते वक्त उनकी उंगली में, वो रिंग क्या है, उसका भार इतना भयंकर है, इतना ज्यादा है, इतना अधिक है कि वो अपने हाथों को मुक्त नहीं कर पा रही हैं, यानी कि वो बंधन उनको जकड़ के रख रहा है, एक हथकड़ी की तरह बन गया है। So the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Okay? Sits heavily upon, वो भार उनके हाथों को जकड़ के रख रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है, that it is actually making her feel that her hands are chained, they are confined, they are handcuffed, हथकड़ियां लग गई है, मानो जंजीरें बनी हुई हैं उनके हाथों पे, उनका हाथ किसी भार के तले रख दिया गया हो और वो आजाद नहीं कर पा रही है, छुड़ा नहीं पा रही है, वो आजाद नहीं हो पा रही है, मुक्त नहीं हो पा रही है उस बंधन से। इट इज ये बैंड एक्चुअली बॉन्ड बन गया है, एक बंधन बन गया है जिससे वो आजाद नहीं हो पा रही है, मुक्त नहीं हो पा रही है। ये बैंड नहीं है, वो वेडिंग बैंड यानी वो अंगूठी एक बंधन की तरह है, एक जकड़न की तरह है, एक जंजीर की तरह है जिससे वो मुक्त नहीं हो पा रही है। एंड ये क्या करता है, ये वेडिंग बैंड क्या कर रहा है, उनके हाथों पे किसी भार की तरह बैठा है, ठीक है, उनको आजाद नहीं होने दे रहा। देखिए अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज की गई है वो देख लेते हैं। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, एफ एलिट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन समझ में आ गया, यहाँ पे एफ एलिट्रेशन है। सबसे पहला पोएटिक जो डिवाइस यहाँ पे यूज किए गए, हाइपरबली। हाइपरबली क्या होती है, हाइपरबली, ओके, हाइपरबली क्या होती है, हाइपरबोल नहीं है, हाइपरबली क्या होती है, मैंने बताया था आपको, जब किसी एक्सप्रेशन को हम एग्जैजरेट करते हैं, है ना, उसके मतलब उसके मीनिंग को कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइपरबली कहते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है, द मैसिव वेट ऑफ द बैंड, थर्ड लाइन में, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, राइट, इज एग्जैजरेटेड एज द वेडिंग बैंड हैज हार्डली एनी सिग्निफिकेंट वेट। वेडिंग बैंड का, अंगूठी का कोई भार थोड़ी होता है कि हम उसको, हमारे हाथ हिल ना पाए उसके कारण, उंगलियां, है ना, बिल्कुल जकड़ जाए, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे पोएटिस क्या बता रही है कि वो जो वेडिंग बैंड है उसका भार इतना अधिक है, मानसिक रूप से वो भार लग रहा है उनको, वो शादी का रिश्ता बोझ लग रहा है, तो किसी बोझ के समान, किसी भार के समान उनके हाथों को जकड़े हुए हैं। सो the massive weight of the band is hyperbole, ये क्या है, ये exaggerated expression है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, राइमिंग स्कीम वही है, AABB है, ठीक है। इंजाममेंट हम फिर से देख रहे हैं, इंजाममेंट आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ लाइन में, ठीक है, हमने देखा फर्स्ट और सेकंड लाइन में भी है, थर्ड और फोर्थ लाइन में भी इंजाममेंट है। क्या बताया गया है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। तो देखो ये आइडिया यहां खत्म नहीं हुई है, ये आइडिया यहां कंटिन्यू हो रही है, इस लाइन से कंटिन्यू हो रही है। जब एक आइडिया को एक लाइन में कंप्लीट ना करके नेक्स्ट लाइन तक उसको कंटिन्यू किया जाए उसे एंजाममेंट कहते हैं। एंड सिंबलिज्म अगेन, हेवी वेट ऑफ द वेडिंग बैंड, ये किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का सिंबल है, इट इज अ सिंबल ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स मेल डोमिनेंस एंड द टॉर्चर, मेल डोमिनेंस का प्रतीक है
मैसिव, जो मैसिव वेट है वो, ठीक है, वो जो बैंड है वो। सर प्लीज एक्सप्लेन हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है? जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बता दें, ठीक है, जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बता दें। जैसे मान लो हम ये कह रहे हो कि किसी पोएट को, है ना, कवि सम्मेलन में सुनने के लिए, है ना, कोई 200-300 लोग आए, लेकिन न्यूज़पेपर में, है ना, खबर छपती है कि असंख्य लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये असंख्य का मतलब क्या हो गया कि आप गिन नहीं सकते। असंख्य लोग वहां पे मौजूद थे का मतलब हो गया एग्जैजरेटेड फॉर्म, कि इतने लोग थे कि गिन ही नहीं पाए, ये बताने के लिए कि वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो ये एक हाइपरबली है, ठीक है, ये एक हाइपरबली है, एग्जैजरेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडिया और ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, इसे कहते हैं। दैट्स व्हाई आई आस्क हिम हियर, कैन यू हेल्प मी? ओके स्वाति, वेरी गुड, आपने रिमाइंड करवा दिया, अच्छा किया। I will not be able to take the previous chapters, the last chapters question answers here. कुछ questions किए थे, कुछ मैंने प्रॉमिस किया था हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस सेशन में हम नहीं कर पाएंगे, ये जो पूरा सेशन चलेगा उसमें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीक आई प्रॉमिस, हम जो टॉपिक लेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कर लेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, तो ये जो बाहर है अंकल का जो वेडिंग बैंड है, वो एक बोझ के रूप में, भार के रूप में उसको बताया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्टैंजा। 4 लाइन का स्टैंजा है, चौथा स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. गौर से देखना यहां पे, ठीक है, अच्छे से देखना, समझना। जब आंट मर चुकी होंगी ना, जब आंट जेनिफर मर चुकी होंगी, ठीक है, तो भी आंट जेनिफर की मौत के बावजूद, राइट, उनके हाथ जो है टेरिफाइड रहेंगे, उनके हाथ वैसे ही कांपते, डरे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे। सर ये क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो यार, ये बड़ा है ना, बड़ा दुखदाई, बड़ा है ना, दुखी एक्सप्रेशन है। क्या कि मरने के बाद भी उनके हाथ डरे हुए हैं, उस डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस बंधन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस टॉर्चर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और यहां पे एक पोएटिक डिवाइस यूज की गई है जो हम नीचे भी देखेंगे, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब हम एक एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, ज का प्रोनाउंसिएशन होता है, सिर्फ ड का नहीं होता है। जब हम एडजेक्टिव को, है ना, विशेषण को हम गलत नाउन के साथ यूज करते हैं सिर्फ पोएटिक लुक देने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहां पे देखो, हाथ डरे हुए थोड़ी हो सकते हैं। डरा हुआ कौन है? आंट जेनिफर। हाथ किसके हैं? आंट जेनिफर के हैं। डरा हुआ कौन है? आंट जेनिफर डरी हुई है, उनके हाथ थोड़ी डरे हुए हैं। उनके हाथ जीवित तब तक नहीं जब तक वो जीवित है, उनके हाथ तब तक कांप रहे हैं जब तक वो खुद, है ना, अंदर से कांप रही हैं और जिंदा है। तो यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, टेरिफाइड हैंड्स, मतलब टेरिफाइड आंट जेनिफर। तो व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, वो हाथ यूं ही पड़े रहेंगे और उनपे वो बंधन का प्रतीक, टॉर्चर का प्रतीक, वो वेडिंग बैंड अभी भी वैसे ही, है ना, उनकी उंगली में फंसा हुआ रहेगा। Her hand will still lie, still ringed by ordeals she was mastered by. देखो यहाँ पे क्या यूज किया गया है? पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज किया गया है। उनके हाथ अभी भी जिन मुश्किल हालातों का सामना वो करके जिंदा रही थी, वो जिंदा थी, जिंदा रहते वक्त जिन मुश्किल हालातों ने उनको कंट्रोल कर रखा था, उन पे अपना डोमिनेंस जमा कर रखा था, जिन मुश्किल हालातों ने, हार्डशिप्स ने, संघर्षों ने, वो संघर्ष अभी भी उनके हाथों पे अपने चिन्ह छोड़ जाएंगे। कब? जब वो मर जाएंगी तो भी। तो हर हैंड, यहाँ पे रिंग का मतलब वो रिंग नहीं है, यहाँ पे रिंग का मतलब है दैट इंपैक्ट, वो इंपैक्ट अभी भी उनके हाथों पे दिखेगा मृत्यु के बाद भी। किसका इंपैक्ट?
और दी ऑर्डीज, ऑर्डीज क्या होते हैं, बहुत ही बुरा कोई वाकया जब किसी के साथ है ना होता है, ठीक है, जब कोई बहुत ही लंबा और बहुत ही बुरा, बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत ही संघर्षपूर्ण कोई समय किसी का बीतता है, कोई अनुभव है ना बीतता है किसी का, तो वो होता है ऑर्डील, वो पूरा टाइम पीरियड होता है ऑर्डील, ओके, वो बुरा एक्सपीरियंस होता है, लंबा और बुरा एक्सपीरियंस होता है ऑर्डील। तो जो बुरा संघर्ष भरा समय उन्होंने बिताया था, वो बुरा समय अभी भी, देखो पैसिव कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया है, शी वॉज मास्टर्ड बाय द ऑर्डील्स, शी वॉज मास्टर्ड बाय द ऑर्डील्स, उन संघर्षों ने उनको काबू में कर रखा था, उन मुश्किल हालातों ने, देखो खूबसूरती देखो लैंग्वेज की, ठीक है, उन संघर्षों ने जिन संघर्षों ने उनको काबू कर रखा था, उन संघर्षों का चिन्ह अभी भी उनके हाथों पे बना हुआ रहेगा, कब, जब वो मर चुकी होंगी तब भी, ओके, ध्यान रखिएगा। सर देन व्हाट कैन द आर्ट डू टू सेट हरसेल्फ फ्री फ्रॉम दैट कैप्टिविटी, शी कैन नॉट मस्टर अप इनफ करेज, शी कैन नॉट मस्टर अप इनफ करेज ऐश्वर्या कि वो आजाद हो सके, और ये इट इज इजियर सेड देन डन, कहना आसान होता है कई बार, लेकिन कई बार रिश्तों के इस तरह जाल से निकलना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, ठीक है, इसीलिए आन जेनिफर जैसी महिलाएं आर्ट का फॉर्म चूज करती हैं अपनी उस आजादी को प्राप्त करने के लिए जो एक्चुअल में उनके जीवन में कहीं है नहीं, ठीक है, ओके। नाउ the tigers in the panel that she has made will go on prancing proud and unafraid, जब वो मर चुकी होंगी, ये तब की बात बताई गई है कि जब वो मर गई हैं, मान लो, ठीक है, कल्पना करो वो मर चुकी हैं अब, तो मरने के बाद भी उनके हाथों पे वो चिन्ह अभी भी, उन संघर्षों का प्रतीक वो अभी भी दिखेगा, और जो टाइगर्स हैं वो सरवाइव करेंगे उनके उस पैनल में, यानी उनकी इच्छाएं अतृप्त रह गई, ठीक है, और वो टाइगर्स अभी भी सरवाइव करेंगे, दे विल आउटलिव आंट जेनिफर। एंड इससे क्या पता चल रहा है कि उनकी फिजिकल जो वो टॉर्चर्ड हालत है, जो फिजिकली उनको इतना टॉर्चर किया गया, जो मन में जो दबी हुई ख्वाहिशें थी कि आजाद हो सकूं, है ना, जो मन चाहे वो खा सकूं, जहां जाना चाहूं जा सकूं, जो पहनना चाहूं पहन सकूं, वो कुछ एक ख्वाहिशें जो उन्होंने दबा रखी थी मन में, वो मन में ही दबी रह गई और वो पूरी नहीं हो पाई। और ये टाइगर्स, है ना, ये टाइगर जो अभी भी उस पैनल में वैसे ही घूमते रहेंगे, अनअफ्रेड, अनडेटर्ड, प्राउड, प्रांसिंग प्राउड, एलिट्रेशन है, पी साउंड रिपीट हो रहा है, तो दे विल स्टिल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑन जेनिफर, मतलब जिस व्यक्ति ने उस आर्ट को क्रिएट किया वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन टाइगर्स को। सी दिस इज एन आयरनी, ओके, ये एक ट्रेजेडी है, ये एक विडंबना है, बनाने वाला इमॉर्टल नहीं है, जो बनाया गया है वो इमॉर्टल रह जाएगा, ये ख्वाहिशें वैसी वैसी अतृप्त रह जाएंगी। और यहाँ पे टाइगर्स को एक और दूसरा इन्फ्लुएंस ये है, ये टाइगर्स अब एक उस मेल सोसाइटी का प्रतीक बन गए हैं जो अपनी फीमेल पार्टनर की मृत्यु से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल, है ना, अनटच्ड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, और वो वैसे ही अपनी जिंदगी में मजे करते रहेंगे, अपनी जिंदगी में वैसे ही अय्याशी करते रहेंगे, वैसे ही दूसरों को डोमिनेट करते रहेंगे। ऐसे पुरुष अगर फिर से शादी कर लें तो वो उस दूसरी पत्नी के लिए एक बदकिस्मती होगी, क्योंकि वो अब भी वैसे ही डोमिनेट करते रहेंगे, राइट। तो ये टाइगर्स, अब यहां हम दूसरा इंफ्लुएंस इससे ये ले लेते हैं, ये टाइगर्स उस, है ना, उस हस्बैंड का प्रतीक है जो कि ऑन जेनिफर की मरने के बाद भी बिल्कुल भी रोया नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। सो इट इज स्टिल शेमलेस, it is still careless, it is still dominating, it is still torturous, alright। फटाफट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं हमारे लिए। ओके, पोएटिक डिवाइसेस देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए अलिट्रेशन यूज किया गया है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है,
यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पी एलिट्रेशन यूज किया गया है, पी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, प का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया गया है। फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट, मैंने आपको बताया पहली लाइन में ट्रांसफर्ड एपिथेट है टेरिफाइड हैंड्स। एक्चुअली आंट जेनिफर इज टेरिफाइड नॉट हर हैंड्स, बट यूज किया गया आंट जेनिफर को सिंबलाइज करने के लिए। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद राइम स्कीम AABB चल रही है। एंजाममेंट देखो यहां भी है और तीसरी और चौथी लाइन में भी है। देखो दूसरी और तीसरी लाइन में एंजाममेंट नहीं है बेटा, ध्यान रखना, गलती मत कर बैठना। पहली दूसरी लाइन में है और तीसरी और चौथी लाइन में है। एंजाममेंट इज विजिबल इन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, राइट? हाउ सर? द फर्स्ट लाइन is not complete, it completes its meaning in the second line, and the idea in the third line is completed in the fourth line. This is enjambment, okay? और फिर symbolism क्या है? फिर से यहाँ टाइगर्स को यूज किया गया है फोर्थ लाइन में सिंबलाइज करने के लिए the indifferent and callous male society, निर्दयी है ना, अनभिज्ञ, इंडिफरेंट है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसको? आंट जेनिफर को। तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, आंट जेनिफर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब निष्फिक्र है वो, है ना, अनभिज्ञ है, अनटच्ड है उस तकलीफ से, एपैथेटिक है, तो उस सोसाइटी को सिंबलाइज करने के लिए यहाँ लास्ट दो लाइनों में, इन दो आखिरी लाइनों में यहाँ टाइगर्स को यूज किया गया है। ऑलराइट, ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ एक्सप्रेशंस हैं जो ध्यान से हमें समझने, एक बार फिर से हम समझ चुके हैं, फिर एक बार समझते हैं कि ये कौन से एक्सप्रेशन। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। सर जी मैं यहाँ आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। मेन स्पेसिफिकली पुरुषों को बताया गया है। क्यों? आंट जेनिफर एक्चुअल लाइफ में पुरुषों से डरती हैं, पुरुष प्रधान समाज की तकलीफों का, है ना, भार झेल रही है, तो वो अपने एक्सप्रेशन में बता रही है कि मेरे शेर किसी पुरुष से नहीं डरते, जो करना है कर लो, डरा लो, मेरे शेर नहीं डरते हैं, मैं तो डर रही हूं। पर वो उस, है ना, अनफुलफिल्ड डिजायर को एक्सप्रेस कर रही है, दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। थ्रू द टाइगर्स शी वांट्स टू एक्सप्रेस दैट शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द मेन। ओके, सी प्लीज स्टॉप दिस चैट। जब किसी को कोई इंपॉर्टेंट वो, देखो यार, एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब या तो मैं दे दूं या फिर आप एक दूसरे से बात कर लें, राइट? सो पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड यू पीपल आर नॉट एबल टू फोकस, आई कैन सी दैट। ऑलराइट, सो आंट जेनिफर्स, ओके, दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, यानी उनके हर एक कदम में बेखौफ, निडर एक भाव है, उनके हर कदम में एक रौब है, एक रुतबा है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। दे नो द पर्पस ऑफ ईच ऑफ देयर स्टेप्स। आंट जेनिफर को पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाली है, उनको क्या कमांड मिलने वाला है, बिकॉज शी इज जस्ट अ पपेट। टाइगर्स फ्री है, टाइगर्स बोल्ड है, फियरलेस है, दे आर गैलेंट, बहादुर है। यहाँ पे यही बताइए, स्लीक यानी बहुत ही एलिगेंट, शिवलरिक यानी ब्रेव, सर्टेनिटी यानी कॉन्फिडेंस। तो बहुत ही गरिमामय बहादुरी के साथ, सर्टेनिटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। आंट जेनिफर सिंगल्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन, देखो इवन को मैंने इटैलिसाइज किया है, मैंने बताया भी था इवन वर्ड इंपॉर्टेंट है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहां तक कि जो आइवरी नीडल है उसको भी नहीं निकाल पा रहे हैं ऊनी सरफेस से, ऊन से। ये विडंबना बताई गई है इस फॉर्म में, राइट? ओके, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। देखो यहाँ पे एक और आयरॉनिकल सिचुएशन बताई गई है और हाइपरबली यूज किया गया है यहाँ पे, क्या बताने के लिए? मैसिव वेट। और वो भी किसका भाई? वेडिंग बैंड का, जो कि हल्की सी एक छोटी सी रिंग होती है, उस रिंग का मैसिव वेट कैसे हो सकता है? मानसिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से, नॉट लिटरल मीनिंग, द फिगरेटिव मीनिंग। यानी ये मैसिव वेट, अंकल की शादी अब एक बोझ की तरह
उनके हाथों को जकड़ के रखे हुए हैं। अंकल से जो शादी का प्रतीक मिला था वो रिंग, वो अब किसी जंजीर की तरह उनके हाथों को जकड़ के बैठी है। Okay, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with oldies she was mastered by. देखो यहाँ पे पैसिव कंस्ट्रक्शन है, और पैसिव कंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है? पैसिव कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि जिन संघर्षों ने उनको कंट्रोल कर रखा था, उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रखा था, उन संघर्षों का प्रतीक, उनका चिन्ह है ना, उनके अवशेष अभी भी आंट जेनिफर के हाथों पे दिख रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ में थी। वो घाव, शायद उनके हाथों की कमजोर उंगलियों पे पड़े हुए घाव, छाले, वो खत्म थोड़ी हुए हैं। उनका शरीर अभी भी उसी त्रस्त अवस्था में पड़ा है, उसी टॉर्चर्ड स्टेट में पड़ा है, जैसा वो शादीशुदा जिंदगी में अपना, है ना, वो बर्दाश्त कर रही थी, वैसी हालत अभी भी उनकी हुई पड़ी है। So when aunt is dead, even then उनके वो शादी का वो बंधन, वो अतृप्त, है ना, जो महत्वाकांक्षाएं थी या इच्छाएं थी, वो अभी भी साथ नहीं छोड़ रही हैं। उनका शरीर अभी भी वैसे ही पड़ा है। राइट, ओके, चलिए फटाफट आप क्वेश्चंस देख लेते हैं और इनके आंसर्स किस तरह से, मैं कुछ अंडरलाइन करता रहूंगा वर्ड्स, जिससे आपको पता चलता रहे कि किस तरह से क्या क्या वर्ड्स यूज करने हैं। तो डिस्क्राइब ये कुछ बोर्ड से, पिछले सालों के कुछ बोर्ड से हमने लिए हैं। तो डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। ओके, कैसे आंट जेनिफर कैसे डिस्क्राइब कर रही है अपने टाइगर्स को, कैसे बता रही हैं, क्या कैसा दिखा रही है वो? आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट टपास डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। क्या सिंबलाइज कर रहा है? दे आर फियरलेस एंड फिरोशियस, उग्र, खूंखार, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं उद्वेलित, बहुत ज्यादा फिरोशियस है ना, गर्म खून है, निडर है, बिल्कुल किसी से डर नहीं लग रहा, और इसी भाव से दे मूव इन द ग्रेट एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस। एक गजब का आत्मविश्वास, एक गजब का, है ना, रुतबा, एक गजब का, है ना, चलने का अंदाज है उनका। जहां जहां कदम, जिस रास्ते से वो गुजरते हैं, बाकी जानवर थर्राते हैं। ये, है ना, ये उनका दबदबा है जंगल में। So fearless and ferocious, they move with a great elegance and confidence. They are undeterred यानी जो किसी की रोके ना रुक सके, ठीक है, जो रुकते नहीं है किसी के रोकने से, जिनको कोई डरा नहीं सकता, जिनको कोई रोक नहीं सकता, जिनको कोई, है ना, भयभीत नहीं कर सकता। So they are undeterred. They are undeterred, in which is in sharp contrast to their creator Aunt Jennifer's nervousness and timidity. आंट जेनिफर बहुत ही घबराई हुई, सहमी हुई, डरी हुई, बुज़दिल सी औरत है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं विथस्टैंड कर पा रही हैं अपने, है ना, वो वापस काउंटर अटैक नहीं कर पा रही हैं अपने पति के टॉर्चर का। तो टाइगर्स की इमेज ठीक विपरीत बताई गई है उनके क्रिएटर्स की इमेज से, उनके कैरेक्टर से। आंट जेनिफर सहमी हुई है ना, वो नर्वस है, वो टिमिड सी है, वो शाई है। ये जानवर वैसा बिल्कुल नहीं है, कंप्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। गैलेंट एंड कॉन्फिडेंट, दे आर श्योर ऑफ देयर पर्पस एंड मूव अहेड अनराइवल्ड। इनका कोई राइवल नहीं है, इनका कोई दुश्मन नहीं है, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इनको कोई डोमिनेंस, अपना एकाधिकार, अपना दबदबा कायम नहीं कर सकता, अपना प्रभुत्व इन पे कोई कायम नहीं कर सकता। ये बाघ इतने ज्यादा खुद, है ना, ताकतवर है, निडर है। ऑलराइट, तो देखिए ये इन कुछ एक वर्ड्स को समझिएगा जो आपको यूज करने हैं, वो हमें दिए गए हैं, यहां दिए गए हैं। आप कोई भी अगर रेफरेंस बुक पढ़ोगे उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, वो आप अप्लाई करना सीखो, ठीक है, वो आप अप्लाई करना सीखो। आपके आंसर्स का वेटेज बढ़ेगा। यहां तो आप लिखने वाला, इफ ओमिक्रॉन चाचा डज नॉट क्रिएट हैवॉक इन आवर कंट्री, मार्च तक अगर चीजें खत्म हो गई तो वेरी लकीली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड राइट योर पेपर। ओके, बट ये ओमिक्रॉन चाचा जो है वो अभी जाने वाले नहीं है, बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है। ये शादी में नाराज हुए उस फूफा जी की तरह है जो कि यार, है ना, कबाड़ा कर देते हैं शादी में। ये बिल्कुल वैसे ही है, ये अभी जाने वाले लग नहीं रहे हैं, तो प्रिकॉशंस लीजिएगा। एंड आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सो शुड यू,
कि एग्जाम दें आप, ताकि आपका ट्रू पोटेंशियल जो आपने तैयारी की है, मेहनत की है, उसका फल आपको मिले यार, है ना। मजा तभी है जब आप सचमुच मेहनत करो, उस परीक्षा को दो और उससे सफलतापूर्वक उसमें, है ना, उत्तीर्ण हो जाओ, उसमें सफल हो जाओ, तब तो मजा है यार उस मेहनत का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड Aunt Jennifer choose to embroider tigers on the panel? टाइगर्स क्यों है ना वो एम्ब्रॉयडर करती हैं? बोर्ड में आ गया था सवाल, जवाब में क्या लिखेंगे हम? Aunt Jennifer chose to embroider। देखो एक चीज ध्यान रखना, सिंपल पास्ट में है क्वेश्चन, सिंपल पास्ट में है क्वेश्चन, आंसर भी सिंपल पास्ट में ही है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एनी लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश। जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर, ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो Aunt Jennifer chose to embroider tigers on the panel because of the strength, confidence and splendor that tigers are known for। बाघ इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, ताकत होती है उनमें, अदम्य साहस होता है, बहुत खूंखार होते हैं, है ना, फिरोशियस होते हैं, निडर होते हैं, राइट, और हमलावर होते हैं। इन्हीं क्वालिटीज के कारण आंट जेनिफर टाइगर्स को चूज करती हैं अपने पैनल में बनाने के लिए। ओके, सो दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर ओन टिमिड एंड मीक नेचर। बड़ी शांत, बहुत ही धीमी, बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती हैं और बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग बनाती हैं वो टाइगर्स को। हर एम्ब्रॉयडरिंग द टाइगर्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हर एंगर एंड बिटरनेस टुवर्ड द इनह्यूमन टॉर्चर ऑफ हर हस्बैंड। ये जो हस्बैंड ने उनके साथ टॉर्चर किया है ना, ये उस टॉर्चर के खिलाफ, है ना, एक निशब्द एक प्रयास है, एक कदम है। वो बोल कुछ नहीं रही है, वो कह कुछ नहीं रही है, वो कदम कुछ नहीं उठा रही है, बस अपनी आर्ट में अपनी उस झंझलाहट को, उस बेचारगी को एक्सप्रेस कर रही हैं। ओके, हर एम्ब्रॉयडरिंग द टाइगर्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हर बिटरनेस टुवर्ड्स द इनह्यूमन टॉर्चर ऑफ हर हस्बैंड। शी क्रिएट्स क्रीचर्स व्हिच कॉन्ट्रास्ट विद हर ओन टेरिफाइड एंड pusillanimous सेल्फ। pusillanimous का मतलब होता है डरपोक, pusillanimous का मतलब होता है डरपोक। ओके, नेक्स्ट फटाफट, what will happen to I'm sorry, my voice is cracking a little, bad throat। what will happen to Aunt Jennifer's tigers when she is dead? right, बताया गया है क्या होता है उनका, कुछ नहीं होता। Aunt Jennifer's tigers being a form of art that outlives the creator will survive even after she is dead। वो तो एक immortal art का फॉर्म है, ठीक है, असली तो है नहीं, तो वो आउटलिव करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे उनके मरने के बाद भी। She has created the tigers in a panel out of wool। The tigers are immortalized in the form of art। They will continue prancing proudly and fearlessly to express her desire for freedom। She had created the chivalrous tigers who will survive long after her death, but her own longing for freedom will remain unfulfilled। उनकी खुद की इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनके टाइगर्स वैसे ही बिंदास निडर घूमते रहेंगे, राइट। हाँ हाँ स्वाति, ये काफी है यार, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, देखो यार, काफी क्या होता है, स्काई इज द लिमिट। स्वाति प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अच्छी स्टूडेंट है। स्काई इज द लिमिट। इनफ क्या हो सकता है? इनफ इज नथिंग। ह्यूमन बीइंग्स के लिए इनफ कुछ नहीं होता। ये मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, एक झलक दिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूं। दे आर नॉट जस्ट द ओनली क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड। क्वेश्चंस और भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे करने पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सारे करके आपको आंसर्स बता दूंगा, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर यू टू वेंचर इनटू, राइट। तो इसलिए प्लीज आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे यार, और एफर्ट करोगे तभी आप खुद लिखना सीखोगे, अपनी आइडियाज एक्सप्रेस करना सीखोगे। ओके, तो उनकी जो ख्वाहिश है आजाद रहने की, वो उनके टाइगर्स, है ना, वो उनके टाइगर्स के थ्रू वो हमेशा चलती रहेगी। हाउ डू डेनिजन्स एंड chivalry add to our understanding of the attitude? ठीक है, आंट जेनिफर के एटीट्यूड को ये डेनिजन्स और chivalry कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? Denizens means that the tigers inhabit in a green world
they live in the forest where they are free from constraints. कोई भी बाधाएं, कोई भी अड़चने, कोई भी रुकावटें नहीं है उनके लिए जंगल में, टाइगर्स के लिए. Chivalric means they are brave and fearless creatures. This helps us to understand that bravery and fearlessness are the basic nature of the tigers. These words express the latent desire of Aunt Jennifer to be free in her real life. तो अपने वास्तविक जीवन में वो फ्री रहना चाहती हैं, बट शी कैन नॉट बी इन द रियल वर्ल्ड. वो अपने वास्तविक जीवन में आजाद रहना चाहती हैं. ये शिवलरिक और ये डेनिजन्स वो एक ऐसे फियरलेस संसार में रहना चाहती हैं जहां उन पे कोई बंदिशें ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, ऑलराइट, फटाफट एक ये स्टैंजा है. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पार्ट इसका और करेंगे, ठीक है. So okay, I think it's time for us to end this class, right? Aunt, uncle, aunt, the tiger symbolizes aunt. Okay, the tiger symbolizes aunt. Okay, just give me a second. Okay, just give me a second. हाँ जी, फटाफट कर लेते हैं ये. ओके, मैं 5 मिनट के लिए रिलैक्स करने के लिए टाइम दे दूंगा, टेंशन मत लो. सेकंड क्लास जब स्टार्ट होगी अपनी, ठीक है. हालांकि टाइम हो चुका है, लेकिन लेट्स फिनिश दिस. तो आंट जेनिफर टाइगर्स प्लांट्स, ये जो अपना स्टैंजा है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. हाउ आर आंट, आई एम सो सॉरी, ये कैपिटल होगा. आंट जेनिफर टाइगर्स डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब किए गए. आंट जेनिफर टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, फियरलेस एंड एलिगेंट. ध्यान रखना, उतने ही वर्ड्स में आंसर करना जितने में सवाल छोटा सा पूछा गया है. ये जो आंसर्स हैं ये लार्जली डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं. दे आर टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी कंसाइज, वेरी टू द पॉइंट. ध्यान रखना, स्टैंजा बेस्ड जो होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल जो होते हैं, ठीक है. कॉन्टेक्स्ट आपको टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही प्रिसाइज होने चाहिए. जितना पूछा उतना ही जवाब देना है. Okay, so Aunt Jennifer's tigers are described as strong, confident, fearless, and elegant. Okay, what are they? Why are they described as denizens of world of green? Denizens of world of green क्यों कहा गया है? भाई जंगल में रहने वाले जानवर हैं, इसलिए उनको denizens of world of green कहा गया है. अर्थात बेखौफ, निडर, आजाद रहने वाले, आजाद माहौल में रहने वाले जानवर हैं. So the tigers are inhabitants of the dense green forest, so they are described as dwellers of the world of green. dweller यानी dwell करने वाला, यानी रहने वाला. dwell का मतलब होता है रहना, to live. तो dweller हो गया रहने वाला. all right, और okay, third question, why are they not afraid of the men? वो पुरुषों से क्यों नहीं डर रहे हैं? निडर है भाई. their courage and fearlessness gives them a confidence due to which they are not afraid of the men. निडर जानवर हैं, बेखौफ जानवर हैं, more ferocious than, more fierce than the men. That is why, more powerful than the men. That is why they are not afraid of the men sitting beneath the tree. All right, next. Yes, एक और स्टैंजा लिया हमने, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे. आंट जेनिफर इज डेड वगैरह, वो जो लास्ट स्टैंजा है वो लिया है हमने. ये भी बोर्ड में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ, ज्यादा साल नहीं हुए इसको. नेम द पोएम एंड द पोएट आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच. कई बार ऐसे बेतुके सवाल भी आ जाते हैं. सो और 1 मार्क दे जाएगा आपको ये सवाल, ठीक है, इसका जवाब. कांग्रेचुलेशन. व्हाट वाज द आंट्स ऑर्डील? आंट जेनिफर किन संघर्ष भरे हालातों से गुजरी थी? व्हाट वाज द ऑर्डील?
The aunt's ordeal was that she was dominated by her husband and was denied freedom. Actually, उनको फ्रीडम डिनाई कर दी गई थी, उनको पति के जुल्मों का शिकार बनना पड़ा था, और यही वो ऑर्डील था, यही वो संघर्ष भरा समय था, वो अनुभव था. Why did she make tigers? Why did she make the tigers? क्यों? Aunt Jennifer made tigers to give expression to her desire for freedom. Exactly. देखो कितना precise है. She wanted to express her desires. She wanted to express her desires to be free. Her unfulfilled desire was to be free from the confinements, from the bond of that torturous institution known as marriage. लेकिन वो हो नहीं पाई, इसलिए वो टाइगर्स बनाती हैं to symbolize that she wants to be free. She has a long yearning desire. How were the tigers different from her? ये मिसप्रिंट है, ठीक है. So how are the tigers different from her? टाइगर उनसे कैसे भिन्न थे, अलग थे, ठीक है. कैसे? Aunt Jennifer was meek and submissive. सरेंडर कर देने वाली, ठीक है, किसी की भी बात मान लेने वाली, बहुत ही चुपचाप से रहने वाली, सौम्य, बहुत ही सॉफ्ट नेचर वाली थी, ठीक है. Whereas the tigers she embroidered were strong and courageous. ये दो डिफरेंसेस थे. बस इतना सा हमें जवाब इसका लिखना है. थैंक यू. मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, और आपके डाउट्स अगर हैं आप पूछ सकते हैं. Actually, that's a wonderful, thought from your side. Unfortunately, Aunt Jennifer could not withstand the brutality and she passes away. Okay, she just passed away. जैसे कि हमें पोएम में बताया गया है, ठीक है. पोएम में अगर ये बता दिया जाता ना कि वो आजाद हो गई, वो लड़ी, उन्होंने विद्रोह किया, the purpose of the poem would not have been served. इक्वालिटी दिखा देती फिर वो. जबकि एड्रियन रिच यही बताना चाहती हैं कि ऐसी औरतें एग्जिस्ट करती हैं जिन पे टॉर्चर होता है, तो लोगों को बदलना पड़ेगा. अगर लोग बदल ही गए हैं तो ये पोएम लिख के फायदा क्या है ना. ओके सर, व्हाट एन अल्यूरिंग एक्सप्लेनेशन. ओह माय गॉड मान्या, थैंक यू वेरी मच बेटा. एंजाममेंट, हिमांशु, एंजाममेंट क्या होता है? चलो हिमांशु मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, एंजाममेंट क्या होता है, शायद आपको समझ में नहीं आया इसमें. एंजाममेंट इज एक्चुअली नथिंग बट the continuation of an idea from one line, continuation of an idea in the subsequent lines. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. देखो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है. इसीलिए हम इसको कहेंगे, ये खत्म कहाँ हो रही है, ये लाइन यहाँ एक्सटेंड हो रही है, आइडिया यहाँ एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे enjambment. Okay, the idea expressed in this line is continued in the second line also, in the next line also. Okay, and that is why this is known as enjambment. All right. हाँ बिल्कुल यार, Aunt Jennifer is an imaginary character. Okay, so next class is at 5:15. मनस्वी, हम अभी बस 2 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास आपकी कंटिन्यू होगी, ये क्लास, ये सेशन चलेगा, ठीक है. ये वीडियो चल रहा है अपना, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं 2 मिनट में. जस्ट मेंटल ब्रेक फॉर यू पीपल. अगला जो अपन टॉपिक लेंगे वो राइटिंग स्किल्स का है, ठीक है. कौन सा है? इट इज एक्चुअली इन्विटेशंस. इन्विटेशंस हम लेंगे और देखते हैं इन्विटेशंस में हम इन्विटेशंस लिखना सीखेंगे, मतलब सेंड करना और वापस रिप्लाई करना. हाउ टू राइट एन इन्विटेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, एंड हाउ टू रिसीव इट्स रिप्लाई. ओके, जस्ट गिव मी 1 moment, आई विल बी बैक ऑन द स्क्रीन.